आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम वर्ल्ड न्यूज। आइए आगाज करते हैं दुनिया की अहम खबरों का। देखते हैं दुनिया हमारी नजर से। पाकिस्तान में आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की 270 सीटों के नताइज का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान इंतखाबी कमीशन के मुताबिक इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI को 116 सीटें मिली। वही साबिक PM नवाज शरीफ मुत्तहदा मजलिस से अमल को 13, MQM को 4 और दीगर को 30 सीटें मिली हैं। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन हुकूमत सरकार बनाने के लिए उन्हें 21 सीटें और चाहिए। अक्सरियत के लिए जरूरी 137 सीटों तक पहुंचने के लिए इमरान खान को इत्तेहाद करना होगा। जराये के मुताबिक इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दीगर लीडरों ने आज़ाद उम्मीदवार और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से बातचीत भी शुरू कर दी है। PTI के रहनुमा जहांगीर तरीन ने MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से बात की है, रब्ता किया और उन्हें हुकूमत साजी के लिए दावत भी पेश की है। जराये का कहना है कि मुलाकातें होंगी और जल्द ही हुकूमत कायम होगी। तो वहीं पाकिस्तान में सियासी पार्टियों के ग्रुप ने इंतखाबी नतीजों को खारिज कर दिया है और चुनाव में धांधली का इल्जाम लगाया है। इंतखाबी नतीजों के बाद दर्जन भर जमातों ने इस्लामाबाद में एक मीटिंग भी की और इस मीटिंग में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की पार्टी PMLN के मुत्तहदा मजलिस से अमल, अवामी नेशनल समेत कई पार्टियों के लीडरों ने हिस्सा लिया। खास बात यह कि इस मीटिंग में तीसरे नंबर पर रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शिरकत नहीं की। मुस्लिम लीग नून के सदस्य शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी पार्टी ने अभी यह फैसला नहीं किया कि वो पार्लियामेंट का बायकआउट करेगी या नहीं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वह अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं। मीटिंग के बाद PMLN के लीडर मौलाना फजलुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन इंतखाबात में हुई धांधली के मद्देनजर मुल्क में दोबारा इंतखाबात कराए जाने चाहिए। इसके लिए वो मुहिम चलाएंगे और एहतजाज भी करेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने पूरे इत्तिफाक राय के साथ 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। हम इस इलेक्शन को और इस मैंडेट को अवाम का मैंडेट नहीं समझते, बल्कि इसको अवाम के मैंडेट पर एक डाका समझते हैं। हम दोबारा इंतखाबात कराने के लिए तहरीक चलाएंगे, एहतजाजी मुजाहरे होंगे। तो अपोजिशन इसे अवाम के मैंडेट पर डाका करार दे रहा है। अवाम का मैंडेट इसे नहीं मानता है और लगातार इस पर मुजाहरे किए जाएंगे, एक तहरीक चलाई जाएगी, ये भी कहना है अपोजिशन का। और इसमें कई सियासी जमातें जुड़ी हुई हैं, खासतौर से इसमें PMLN के लोग हैं और साथ ही MMA पार्टी के लीडर मौलाना फजलुर रहमान हैं, उनकी पार्टी है, और भी कई पार्टियां शामिल हैं, लेकिन PPP इसमें शामिल नहीं है। हमारे साथ इस वक्त अशरफ जावेद साहब भी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। इंतखाबात में इमरान खान की तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, सबसे बड़ी जमात बनी है, लेकिन अक्सरियत नहीं मिली। ऐसे में इमरान खान किसके साथ हाथ मिला सकते हैं और क्या कुछ चल रहा है वहां, ताजा अपडेट दीजिए। जी बहुत शुक्रिया। पहले मैं सबसे आपको ये बताऊं कि जैसे आपने कहा कि इमरान खान को सिंगल मेजोरिटी भी हासिल नहीं हुई है और इस वक्त वो सारे का सारा उनका जो इन्हसार है वो जो डिपेंड कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंस पे कर रहे हैं जी। उनका सारा का सारा जो फोकस है वो इंडिपेंडेंस है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बगैर ना तो वो सेंट्रल में हुकूमत बना सकते हैं और ना ही पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। आज पंजाब असम्बली के 4 अरकान जो इंडिपेंडेंट जिन्होंने इलेक्शन लड़ा वो उन्होंने इमरान खान से बनी गाला में मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने इमरान खान की पार्टी को ज्वाइन किया है। तो इमरान खान को पंजाब में कोई 25 से 30 के करीब इंडिपेंडेंस की जरूरत होगी, बाकी छोटी जमातों के अलावा। इसी तरह उनको सेंटर में भी अगर सारे के सारे जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो उनको ज्वाइन करते हैं और वो छोटी पार्टियों को भी साथ मिलाते हैं, तब भी उनके पास वो गवर्नमेंट तो बना सकते हैं, लेकिन उनके पास नंबर बहुत कम होगा। और जिस तरह से पाकिस्तान में पहले बात हो रही थी, इलेक्शन से पहले भी बात हो रही थी, तो हमें इस वक्त जो आने वाली जो सूरत नजर आ रही है वो हंग पार्लियामेंट की नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमातें हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी है, जिस तरह नवाज शरीफ की पार्टी है, उनके साथ इमरान खान ने कोलिशन नहीं करना। तो इमरान खान साहब जो है वो पूरा का पूरा सारा जो उनका इन्हसार है वो इंडिपेंडेंस पे है। बिल्कुल, खबर ये भी आ रही है अशरफ जी, पंजाब में भी खबर ये भी आ रही है अशरफ साहब कि इमरान खान 14 अगस्त से पहले PM ओहदे का हलफ उठा सकते हैं। इस बारे में क्या इत्तला है आपके पास? जी ये अभी भरपूर क्वेश्चन जारी है। पाकिस्तान के चारों सूबों की अगर हम बात करें तो उसमें हमें ये देखने में आएगा कि
पंजाब के अलावा बाकी तीनों सूबों में ऑलमोस्ट सिचुएशन क्लियर है कि कौन सी गवर्नमेंट किस पार्टी की आएगी। पंजाब में और बैटल हो रही है और सेंटर में इमरान खान जो है वो अब ये देखे कितने अरसे के दौरान वो इंडिपेंडेंस को बाकी छोटी पार्टियों को हाथ मिला के वो कौमी असेंबली का इजलास बुलाते हैं और उसमें वो उनको कहा है कि वो इंडिपेंडेंस डे से पहले वो ये प्राइम मिनिस्टर का हलफ उठाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो एक और बात बड़ी अहम है कि क्या जो बाकी ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने कल एक इजलास किया है जिसमें उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट को रिजेक्ट किया है और पूरे मुल्क में एक एहतजाजी तहरीक चलाने का भी ऐलान किया है। जी, तो बिल्कुल इसको लेकर के अपोजिशन का जो ये मुतालबा है उसमें कितना दम है? देखिए, इसमें हमें कोई ऑपोजिशन फाइट तो कर रही है लेकिन साथ साथ उनमें भी कुछ बातों पे इख्तलाफ है। मिसाल के तौर पर जब कल इनकी मुलाकात हुई तो उसमें अपोजिशन ने ये कहा कि हम हलफ नहीं उठाएंगे, तो फिर नवाज शरीफ की पार्टी ने ये कहा कि हमें 2 दिन का टाइम दिया जाए, हम ये सोच के फैसला करेंगे कि हमें हलफ उठाना है या नहीं। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो पीपल्स पार्टी है, आसफ अली जरदारी की जो पार्टी है, उन्होंने ये कहा है कि हम पार्लियामेंट से बाहर नहीं निकलेंगे, हम पार्लियामेंट के अंदर रह के और जो प्रोसीजर है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसको फॉलो करेंगे। ठीक तो है। अब ये किसी एक पॉइंट पे अभी तक ऑपोजिशन इकट्ठी तो नहीं हुई, लेकिन ये किस हद तक इमरान खान को टफ टाइम दे सकते हैं ये वो आने वाला वक्त बताएगा। शुक्रिया आपका अशरफ जावेद साहब इस पूरी बातचीत के लिए इस्लामाबाद पाकिस्तान से। और इधर मिस्र में एक अदालत ने 75 अफराद को मौत की सजा सुनाई। इनमें कलदम तंजीम इख्वानुल मुस्लिमीन के आला सतही अरकान भी शामिल है। इनको सन 2013 में एक मुजाहरे में शिरकत करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई है। अदालत ने इतनी बड़ी तादाद में दी गई मौत की सजा पर मुल्क की मुफ्ती आजम की राय तलब की है। धरने में मुलव्विस मुल्जिमान की तादाद 739 थी। इसमें तहलील शुदा मजहबी और सियासी तंजीम इख्वानुल मुस्लिमीन के सुप्रीम लीडर मोहम्मद बदी भी शामिल है। दूसरी जानिब हुकूमती अखबार अल हराम के मुताबिक रवां साल 8 सितंबर को 600 से ज्यादा अफराद को सजाए मौत पर अमल किए जाने का इम्कान ने। उधर हुकूमत इंसानी तंजीम ने मिस्र के अदालिया निजाम पर भी सवाल उठाए हैं और 75 अफराद को मौत की सजा की मुखालफत की है। इसराइल अफवाज का गाजा पट्टी में कत्लेआम जारी है। इसराइली फौज ने गाजा पट्टी में जुमे के रोज एहतजाज के दौरान 3 फिलिस्तीनियों को गोली मारकर हलाक कर दिया। फिलिस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इस हमले में 14 साल का माजदी अल सदरी नाम का बच्चा और 43 साल के अबू मुस्तफ़ा शहीद हो गए, जबकि 17 साल के मामून फतही ने आज दम तोड़ दिया। सराय के मुताबिक गाजा सरहद पर एहतजाज के दौरान इसराइली फौजियों ने गोली दागे और सीधे फायरिंग की, जिसमें कि दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। वहीं इजरायली अफवाज का कहना है कि सरहद पर हमास के लोगों ने पत्थर फेंके और गोलियां चलाई। आपको बता दें कि फिलिस्तीनी अवाम 30 मार्च से अपनी जमीन की वापसी के लिए इसराइल के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और इस मुजाहरे में अब तक 154 फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेंगे, लौट रहे हैं दुनिया की और भी खबरों के साथ। आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज। आप देख रहे हैं जी सलाम पर वर्ल्ड न्यूज। अमेरिका की ट्रंप इंतजामिया मिडिल ईस्ट में ईरान की तोसी को रोकने के लिए खलीजी ममालिक सऊदी अरब, मिस्र और उर्दन के साथ एक नया सिक्योरिटी और सियासी इत्तेहाद तश्कील देने के मंसूबे पर काम कर रही है। जराये के मुताबिक ईरानी असर और रसूख को महदूद करने के लिए रवां बरस 6 खलीजी रियासतों के साथ मिस्र और उर्दन के रहनुमा अमेरिकी मेजबानी में होने वाली एक समिट में शिरकत करेंगे। अमेरिकी इत्तेहादी अरब ममालिक का ये 2 रोजा इजलास वाशिंगटन में इस साल अक्टूबर में होगा। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक इस इजलास का मकसद मिसाइल, दिफाई निजाम, इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर मामलात मसलन इक्तसादी और सिफारती ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। ये समिट मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजिक अलायंस के तले होगी और इस अलायंस को अरब नेटो का नाम भी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 2015 के जोहरी समझौते से दस्तबरदारी के बाद अमेरिका और ईरान में कशीदगी बढ़ गई है। अमेरिका ईरान पर यह इल्जाम लगाता रहा है कि वो मशरिक़ वस्ता में मुदाखलत कर रहा है। और हमारे साथ अखलाक उस्मानी साहब जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, जो कि मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट हैं। आइए उनसे बात करेंगे। सर, अमेरिकी सदर अरब नेटो बनाने की बात कर रहे हैं, क्या रिएक्शन है आपका? क्या ये ईरान के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद है? देखिए, इसको मैं बासी कड़ी में नया उबाल कहूंगा। आप शायद उस अलायंस के बारे में वाकिफ होंगे जिसे IMCTC कहा जाता है, जो साल 2015 में सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक इस्लामिक कोऑपरेशन काउंसिल अगेंस्ट टेररिज्म नाम से बनाया था, जिसमें उन्होंने पूरे
इस्लामी जगत से 3 देश इराक, ईरान, सीरिया को छोड़कर बाकी सभी ममालिक के सेनाओं को उसमें शामिल करके एक अलायंस खड़ा करने की बात कही थी टेररिज्म में। और बाकायदा जो प्रोग्राम ये हुआ था रियाद में, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद बिन सलमान ने ये भी कहा था कि वे कुछ मुल्कों में चल रहे टेररिज्म के खिलाफ इस अलायंस को इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मिस्र और अफगानिस्तान के अलावा बिलखुसूस उन्होंने लीबिया और इराक, सीरिया का नाम लिया था। तो हम कह सकते हैं कि ट्रंप उसी बासी कड़ी को वापस उबाल रहे हैं, जिसे हम ये कहना दुरुस्त होगा कि अमेरिका की ईरान के साथ जो टेंशन चल रही है उसमें अमेरिका हर चीज की कीमत चाहता है। वो ईरान को डाउन भी करना चाहता है और उसके बदले में जो लोग मारे जाएं, जो सैनिकों का या जिसका भी नुकसान हो, वो भी इस्लामिक कंट्री का हो और बाद में इसका फीस का जो बिल है वो भी इस कॉपरेशन को पकड़ा दिया जाए। तो सऊदी अरब की अध्यक्षता में ये जो सुन्नी नाटो के नाम से नया शगुफ आया है, मुझे लगता है खबर पुरानी है, इसे नए तरीके से पेश किया जा रहा है। ठीक है सर, लेकिन क्या ट्रंप मशरिक वस्ता में इजरायली अज़्म को पूरा करने के लिए ये सब नौटंकी तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये बात मैं कई बार कह चुका हूं और बारहा मैं अपने मकालात में इस बात का जिक्र भी करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो इलेक्शन जीत के आए हैं उसमें यहूदी सरमायाकारी का बहुत पैसा लगा है। और जो उनके बेटी के जो शौहर हैं, जिसको जरेड कुश्नर उनका नाम है, वो पूरी की पूरी जो ज़ायनिस्ट ज्यू कॉरपोरेट लॉबी है उसकी फंडिंग को ट्रंप तक फराहम कराते हैं। सो डोनाल्ड ट्रंप की ये एक जिसको कहते हैं व्यापारी मजबूरी है कि वे इसराइल के इस पूरे मशरिक़ वस्ता और इस पूरे खित्ते के अंदर उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ बन पड़ सकता है वो करेंगे। हाल ही में इसराइल को ऐसा लगता है कि शायद ईरान ने कहीं से भी जौहरी तवानाई के नाम पर जौहरी हथियार बना लिए हैं, जिसको रद्द करने के लिए या जिसको डाउन करने के लिए ईरान का डाउन होना जरूरी है। लेकिन तरीके ट्रंप पुराने ही अपना रहे हैं। और मैं जैसा शायद मैंने आपको 2 दिन पहले बातचीत में कहा था कि साल 2011 से 15 में ईरान के खिलाफ जितने सैंक्शंस लगे थे वो उसकी तारीख के सबसे बदतरीन सैंक्शन थे। जब वो उसको झेल सकता है तो ट्रंप की धमकियों का उन पर कोई असर होने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अखलाक उस्मानी साहब अपनी राय रखने के लिए इस अहम मौजू पर। मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट अखलाक उस्मानी साहब हमारे साथ थे। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस के दौरे पर जाने के लिए तैयार है। उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत को कबूल कर लिया है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान सारा सैंडर्स ने जारी एक बयान में कहा है कि सदर ट्रंप वाशिंगटन में पुतिन के दौरे को लेकर पुरउम्मीद है और साथ ही वो पुतिन की दावत पर रूस जाने के लिए भी तैयार हैं। वाज़ेह है कि पुतिन ने जुमेरात को कहा था कि वो मॉस्को में ट्रंप के साथ मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। पुतिन ने कहा कि वो सदर ट्रंप को मॉस्को बुलाने के लिए तैयार हैं। उन्हें पहले ही इसके बारे में इत्तला दे दी गई है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों हेलसिंकी में रूसी सदर से मुलाकात को लेकर ट्रंप को काफी तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन ट्रंप का कहना है कि आपसी मसले सुलझाने के लिए अमेरिका रूस मुज़ाकरात जरूरी है। मुलाकात से मुतालिक सदर ट्रंप ने जो कहा, मैं उसकी अहमियत समझता हूँ। वो हमसे दोबारा मिलना चाहते हैं, मैं इसके लिए तैयार हूँ। हम सही मौका का इंतजार कर रहे हैं। हम दोबारा मिलने के लिए तैयार हैं। हमने ट्रंप को मॉस्को आने की दावत दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन खबरों को खारिज कर दिया कि उन्हें 2016 के सदारती इंतखाबात से कबल बेटे की रूसी वकील के साथ मुलाकात के बारे में पहले से पता था। ट्रंप के निजी अटॉर्नी रह चुके माइकल कोहेन ने कहा कि ट्रंप ने रूसी वकील के साथ डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की मुलाकात को मंजूरी दी थी, जिसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन की तशहीरी मुहिम के बारे में कई जानकारियां थीं। जरा के मुताबिक कोहेन रूसी मुदाखलत की जांच कर रहे हैं और खुसूसी वकील रॉबर्ट मूलर के सामने अपना बयान दे सकते हैं। कोहेन के इस बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ट्रंप ने ट्वीट कर कहा है कि मुझे अपने बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की इस मुलाकात के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसा लग रहा है कि कोई खुद को ट्रैफिक जाम से निकालने के लिए मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहा है। अफगानिस्तान के मशरकी सूबे ननगार के दारुल हुकूमत जलालाबाद में एक नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर पर दहशतगर्दों ने हमला किया। हमले के बाद इलाके में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई और आसमान में धुएं के गुबार भी उठते दिखाई दिए। इस हमले में किसी जानी नुकसान की तो कोई इत्तला नहीं है, लेकिन 5 लोग जख्मी हो गए हैं। हमलावरों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला 6 घंटे तक चला, जिसमें के बाद 3 हमलावर मारे गए। सूबाई गवर्नर की तर्जुमान आयतुल्लाह खामनई ने बताया कि नर्सिंग इंस्टीट्यूट से कई खवातीन को बाहर निकाला गया है। इस हमले की किसी जिहादी ग्रुप ने जिम्मेदारी नहीं ली है। आपको बता दें कि इस सूबे में तालिबान और इस्लामिक स्टेट दोनों सरगर्म हैं और अक्सर इस तरह के हमले करते रहते हैं।
इधर इराक में महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी सहूलियात की कमी के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद समेत मुल्क के जुनूबी शहरों में हजारों लोगों ने हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया। बगदाद के तहरीरी स्क्वायर में मुजाहिरीन ने अपने लीडरों के खिलाफ खूब नारेबाजी की और उन्हें चोर तक कह डाला। ये लोग मुल्क में फैली बदउनवानी के खिलाफ लगातार मुजाहरे कर रहे हैं। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में होने वाले मुजाहरों में कम से कम 14 अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरानी पीएम हैदर अल अबादी कह रहे हैं कि कुछ दिनों में हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन हालात सुधर नहीं रहे हैं। वहीं इराक के मजहबी रहनुमा आयतुल्ला अली सितलानी ने कहा है कि जो हुकूमत पर जोर दिया कि वो एहतजाज करने वाले शहरियों के मुतालबात को तस्लीम करें, वरना हुकूमत को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। यहां रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए, लौटेंगे। आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज। जी सलाम पर इस वक्त आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। अफ्रीकी मुल्क जिम्बाब्वे में कल सदारती इंतखाबात में वोट डाले जाएंगे और इसके लिए सियासी पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी है। आज तशरीह मुहिम के आखिरी दिन तमाम सियासी पार्टियों ने वोटरों को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। गुज़िश्ता साल नवंबर में रॉबर्ट मुगाबे के इक़्तिदार से हटने के बाद यह पहला सदारती इंतखाब है और सदारती इंतखाबात के लिए कुल 23 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। अहम मुकाबला मौजूदा सदर एमरसन मननगवा और अपोजिशन लीडर नेल्सन चमीसा के बीच है, लेकिन अवाम की पहली पसंद मननगवा ही बने हुए हैं। एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मननगवा ने लोगों से अपील की कि वो जात पात और नस्ली इम्तियाज से ऊपर उठ करके वोट करें। वाज़ेह है कि जिम्बाब्वे एक गरीब मुल्क है जहां पर बेरोजगारी, महंगाई, साफ पीने का पानी, बिजली, घर एक बड़ा मुद्दा है। लोगों को उम्मीद है कि नई सरकार उनकी जिंदगी को बेहतर करेगी। इधर अफ्रीकी मुल्क माली में भी सदारती इंतखाबात में कल वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए सिक्योरिटी सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। जुमे को खासतौर से आखिरी तशरीह मुहिम के दौरान तमाम सियासी पार्टियों ने रैलियां की थी और वोटरों को लुभाने की कोशिश की थी। माली के अपोजिशन लीडर सुमेला सीसी ने बमाको शहर में आवाम से खिताब किया और मुल्क में अमन और अमान कायम करने और तब्दीली के लिए उन्हें वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार की तब्दीली से ही माली की सूरत हाल बदल सकती है। उधर मौजूदा सदर इब्राहिम अबू बकर ने भी बमाको में रैली से खिताब किया और आवाम से एक और मौका देने की अपील की। आपको बता दें कि अफ्रीका में दूसरा सबसे बड़ा सोना पैदा करने वाला माली के लोग गरीबी की जिंदगी गुजार रहे हैं। दहशतगर्दों ने यहाँ अपने पांव फैला लिए हैं। ज़राए के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में इंतखाबी मुहिम के दौरान दहशतगर्दी के वाक़यात में 17 लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भड़की जंगल की आग ने हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। ज़राए के मुताबिक आग पर काबू पाने की कोशिश में 2 अफराद हलाक हो गए हैं और फायर फाइटर के तर्जुमान स्कॉट मैकलन ने बताया कि आग के रास्ते में आने वाली हर चीज जलकर खाक हो गई। आग अब तक 17,000 हेक्टेयर के रकबे को जलाकर राख कर चुकी है। जबरदस्त आग की वजह से नॉर्थ कैलिफोर्निया में 500 घर जल गए हैं और 5,000 दीगर खतरे का सामान जो है सामना कर रहे हैं। आग बुझाने की कोशिश में दर्जन भर दमकल एहलकार जख्मी भी हुए हैं और एक दमकल मुलाजिम जोनाथन कॉक्स ने बताया कि वो आग से नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि वो जानलेवा हो चुकी है, इसलिए वो अब लोगों को वहां से भागने में मदद कर रहे हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने रियासत में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। यूनान के वजीर आजम एलेक्स सप्रास ने राजधानी एथेंस के नवाही इलाकों में लगने वाली शदीद आग की सियासी और अखलाकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अदन इंतजामात की वजह से सप्रास को शदीद तनकीद का सामना था। उन्होंने आग की वजूहात का पता लगाने का पूरा भरोसा दिलाया है। वाज़ेह है कि जानलेवा आग के बारे में हुकूमत ने बड़ा इंकशाफ किया है। यूनान हुकूमत का कहना है कि एथेंस के पास आग जानबूझकर लगाई गई थी। शहरी सिक्योरिटी के डिप्टी वजीर निकोस तोस्कास ने बताया कि आग के पीछे मुजरिमों के शामिल होने के सबूत मिले हैं। पुलिस ने आग लगने की वजूहात की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले ग्रीस के वजीर दिफा ने कहा था कि बिना मंजूरी के बनी इमारतों ने बचाव दलों के जाने और लोगों के निकलने का रास्ता रोक दिया था। आपको बता दें कि यूनान जंगलों और कस्बों में लगी जबरदस्त आग की वजह से अब तक कम से कम 83 लोगों के मारे जाने की खबर है और दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं। इस आग की वजह से पूरा शहर तबाह हो गया और अरबों रुपए की जायदाद का नुकसान हो गया है। उधर इंडोनेशिया में आतिशफशा अचानक
काराकातू अचानक फट गया है। आतिशफिशा से लगातार लावा और धुआं निकल रहा है जो कि 2 किलोमीटर के इलाके में फैल गया है। यह आतिशफिशा इंडोनेशिया के सुमित्रा और जावा जजीरे के दरमियान फैला हुआ है। और आपको बता दें कि इससे पहले आतिशफिशा 1930 में फटा था, जिसकी वजह से उस वक्त 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। आतिशफिशा अनाक काराकातू के अचानक फटने से इलाके में दहशत का माहौल है। इंतजामिया ने लोगों से इस आतिशफिशा के करीब न जाने की सलाह दी है। तो इंडोनेशिया में आतिशफिशा एक बार फिर फटा है। इससे पहले ये 1930 में फटा था और इतने सालों बाद ये एक बार फिर से फटा है और लोगों को वहां से हटाया गया है। गुज़िश्ता रात हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई मुल्कों में लोगों ने सदी के सबसे लंबे चांद ग्रहण का दीदार किया। ग्रहण के दौरान पल पल बदलते चंद्रमा के रंग और रूप को देखकर लोग काफी महजूज हुए। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अलावा यूरोप और अफ्रीका में भी लोगों ने चांद ग्रहण का दीदार किया। दिल्ली में बादल लगने की वजह से लोग चांद ग्रहण का नजारा नहीं देख सके। ग्रहण के दौरान करीब 1 घंटे 42 मिनट 57 सेकंड का पूरा चांद रहा। चांद ग्रहण एक ज्योग्राफियाई वाकया है जिसमें कि चांद और सूरज के बीच जमीन आ जाने से सूरज की रोशनी चांद पर नहीं पड़ती है, जिससे कि चांद जमीन पर नहीं दिखाई देता। तो नाज़रीन, वर्ल्ड न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी है खबरों का सफर। आप देखते रहिए जी सलाम।